हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 8 तक पढ़ चुके हैं। और सेक्शन 8 का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको प्रीवियस भी रिपीट हो जाए, या जिन्होंने नहीं देख रखा है वो उसको देख लें कि सेक्शन 8 क्या है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 9। और सेक्शन 9 कहता है कि अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम। अनुसूची यानी कि शेड्यूल। तो देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक शेड्यूल दे रखा है, जो शेड्यूल आपको इसी एक्ट में, जब आप लास्ट में जाएंगे चैप्टर 4 के, तो 31 सेक्शन के नीचे वो शेड्यूल मिले है आपका। ठीक है, उसमें वो शेड्यूल दे रखा है। और उस शेड्यूल को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, क्लास 1 और क्लास 2। तो कुछ मेंबर ऐसे हैं मरे हुए व्यक्ति के जो क्लास 1 में आते हैं, और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, रिलेटिव ऐसे हैं, जो किस में आते हैं, क्लास 2 में आते हैं। तो क्लास 2 में 2 एंट्रियाँ दे रखी हैं इन्होंने, फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री। तो कुछ मेंबर इन्होंने फर्स्ट एंट्री में काउंट कर रखे हैं और कुछ सेकंड में। ठीक है, तो कर्म का मतलब, क्रमा का मतलब होता है कि एक सीरीज़ में, कि भाई पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो ख़त्म हो गया है, तो उसका जो बेटा, बीबी और बेटी नहीं है, तो फिर जो सेकंड क्लास के अंदर वर्ग है उसके उसको ले लेंगे। सेकंड क्लास वर्ग में जो फर्स्ट एंट्री है पहले उसको ले लेंगे। अगर वो लोग भी नहीं है तो जो सेकंड एंट्री दे रखी है उसको ले लेंगे। ठीक है, यानी कि क्रमांक से लेंगे। ये नहीं कि भाई उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, और क्या करा कि उसके पिता को दे दी संपत्ति, ऐसा नहीं है। या भाई के बच्चों को दे दी, तो ऐसा नहीं है। क्रमांक चलेगा, एक के बाद एक इस तरीके से आएगा। अगर वो नहीं है तो वो नहीं है तो वो। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों के वर्ग 1 में, यानी कि जो भी शेड्यूल में विनिर्दिष्ट कर रखे, यानी जिन्हें बताया हुआ है कि भाई ये लोग जो है वो वारिस होंगे उस व्यक्ति के जो मरा हुआ है। ठीक है, वर्ग 1 में वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे। यानी कि मरने वाले के अब जितने पीछे से छूटे हुए हैं, जो पहले वर्ग में आ रहे हैं, जैसे कि पहले वर्ग में कौन कौन काउंट हो रहा है, तो पहले वर्ग में आप देखेंगे कि पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, और जो विधवा है उसकी मतलब जो वाइफ है वो हो गई, माता हो गई, है ना, पूर्व मेरे पुत्र का पुत्र हो गया। तो ये जो लोग हैं, इन सब में क्या होगा, वो प्रॉपर्टी इक्वल डिवाइड हो जाएगी जितने उसके शेयर होल्डर होंगे। तो वो यही कहना चाह रहा है कि सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे, यानी कि सबका इक्वल राइट उसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्ग 2 में की पहली प्रविष्टि। अब देखिए, वर्ग 2 की जो पहली प्रविष्टि है उसमें कौन है, पिता है, पुत्र की पुत्री का पुत्र है। यानी कि इसमें क्या आ गया, अब थर्ड जनरेशन वाली बात आ गई ना, कि भाई एक तो उसका बेटा हो गया, उसके बेटे की बेटी हो गई, और उसका बेटा हो गया, फिर बेटे की बेटी और उसकी बेटी हो गई। तो अब इन लोगों का नंबर आया, अगर वो लोग नहीं हैं तो फिर इनका नंबर आ गया। तो वर्ग 2 में पहली प्रविष्टि में के वारिसों की दूसरी प्रविष्टि के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा। देखिए, इसमें दूसरी प्रविष्टि क्या दे रखी है कि मान लीजिए पहले वर्ग के लोग भी नहीं हैं, सेकंड वर्ग में जो लोग थे फर्स्ट एंट्री में, अब उनसे बाद जो आ रहे हैं वो भाई का बेटा आ रहा है, बहन का बेटा आ रहा है, भाई की बेटी आ रही है, बहन की बेटी आ रही है, पिता का पिता आ रहा है, या पिता की माता आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब जो इनके पास जो राइट है, जो इनके पास पावर है, वो क्लास 2 की जो पहली एंट्री है उससे कम है। यानी कि पिता पुत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र, उससे इनके पास कम है। ठीक है, तो यानी आप इसको मोटे तौर से समझ सकते हैं कि जिस तरह से क्रमांक है, अगर वो लोग पहले शेड्यूल वाले लोग हैं तो पहले उनमें डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरे शेड्यूल, जो दूसरी क्लास के अंदर जो लोग हैं उसको काउंट हो जाएगा। वो नहीं है तो जो फिर उसी के अंदर जो तीसरी एंट्रीज दे रखी है वो लोग काउंट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रविष्टि के, और इनके पास दूसरे वाले के पास पहले वाले से ज़्यादा पावर होगी, दूसरे वाले के पास पहले वाले से कम पावर होगी। अधिमान जो होगा वो पहले वाले को ज़्यादा प्राप्त होगा दूसरे के मुकाबले। ठीक है, तो यही बात इसमें कुल समझाई कि दूसरी प्रविष्टि के वारिसों को तीसरी प्रविष्टि के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा, और इस प्रकार क्रमान से अधिमान प्राप्त होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले उनका राइट, उसके बाद फिर सेकंड का राइट, वो नहीं है तो फिर तीसरे में जो आ रहे हैं उसका राइट, वो नहीं है तो फिर उसके बाद का राइट, ऐसे करके एक के बाद एक ये चलता रहेगा।
तो सेक्शन 9 में कुछ ज़्यादा नहीं है। सेक्शन 9 सिर्फ आपको ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए शेड्यूल के फर्स्ट वाले में जो मेंबर्स दे रखे हैं वो नहीं हैं, तो सेकंड क्लास के जो मेंबर हैं उनको उठा लिया जाएगा, उनको उनका राइट दे दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो जो फिर सेकंड वर्ग में ही जो तीसरी एंट्री दे रखी है जिसमें भाई बहन, मरने वाले के भाई बहन को, आपको पता है कि भाई बहन वारिस नहीं होते, वो वारिस जब होते हैं जब उसका अपना कोई नहीं है ना, जब उसका खुद का कोई सगा नहीं है वो तब होते हैं वारिस। तो बस एक कर्म बता रखा है कि भाई आप इसमें जो शेड्यूल है उसमें जिसको भी राइट मिलेगा वो धीरे धीरे आगे आएंगे और अधिमान यानी कि जो उनको राइट्स जो होंगे वो एक के बाद एक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सेक्शन 9। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन करके जानना हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल दूँगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक्ट पे हम स्पेशली आपको कुछ सेक्शन अगर पढ़ने हैं या जानना है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 9 समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।